हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुंडली के अंदर संचित ऊर्जा की गणना करने हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। तो वहाँ पर हम लोगों ने व्यंजक स्थापित किया था। हमारा सूत्र आया था W बराबर हाफ LI स्क्वायर, W बराबर हाफ फाई आई, और एक आया था फाई स्क्वायर अपॉन 2L, राइट। और उस पर आधारित एक दो सवाल भी हम लोगों ने किए थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे सामने एक नोट दे रहा है कि किसी भी परिपथ में स्वप्रेरण के प्रभाव को नगण्य करने के लिए, ये दूर करने के लिए, क्लियर, हम प्रतिरोध बॉक्स के अंदर जो तार है वो दोहरा करके लपेटते हैं। यही दिया हुआ है, सुने भैया। स्वप्रेरण का प्रभाव होना, सबसे पहले तो हमें इसे दूर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? स्वप्रेरण के प्रभाव को हम दूर करना क्यों चाहते हैं? हम दूर किसको करते हैं, अच्छाइयों को या बुराइयों को? बुराइयों को दूर करते हैं। स्वप्रेरण की घटना में हो क्या रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। स्वप्रेरण की घटना में हमने पढ़ा था कि किसी भी कुंडली से संबंधित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उससे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम लोग स्वप्रेरण की घटना कहते थे, अगर आपको याद हो तो। सही बोला? आओ थोड़ा चिंतन करें इसके बारे में, समझने की कोशिश करिएगा। ये कुंडली है, ये मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है जी। अभी कोई धारा बह रही है कि नहीं बह रही है? नहीं बह रही है। जैसे ही मैंने इसे बंद परपत कर दिया, धारा बहने लगेगी। धारा ऐसी तो होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके धारा का मान बढ़ेगा। क्लियर है? धारा का मान जैसे ही बढ़ेगा, धारा के मान में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धाराएं पैदा होंगी। सही बोलना? मान के चलो इससे अधिकतम धारा बह रही है 5 एम्पियर। अब धारा के मान में परिवर्तन होने की वजह से इसके अंदर प्रेरित धाराएं पैदा होंगी। और मैंने सुना है कि प्रेरित धाराएं सदैव उसी कारण का विरोध करती हैं जिसके कारण स्वयं पैदा होती हैं। अब धारा के मान में परिवर्तन होने की वजह से इसके अंदर प्रेरित धाराएं पैदा होंगी। अब धारा ऐसे धीरे धीरे करके क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। धारा के बढ़ने की वजह से प्रेरित धाराएं पैदा हुई। प्रेरित धारा पैदा होने के बाद इसको क्या करने की कोशिश करेंगी? कम करने की कोशिश करेंगी या बढ़ाने की कोशिश करेंगी? कम करने की कोशिश करेंगी। तो कौन सी दिशा में उत्पन्न होंगी? विपरीत दिशा में उत्पन्न होंगी। अब सपोज करिए विपरीत दिशा में धारा उत्पन्न हो गई 1 एम्पियर, तो आप बताओ इस परिपथ में कुल धारा रही कितनी? 4 एम्पियर। समझ में आ रही बात? यानी इस प्रेरित धारा की वजह से इस मुख्य धारा का मान बढ़ गया या घट गया? तो ये एक अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। तो इस वजह से हम क्या चाहेंगे, ये प्रेरित धारा का प्रभाव, यानी ये स्वप्रेरण की जो घटना है उसका प्रभाव नगण्य हो जाए या बढ़ जाए? नगण्य हो जाए। ये प्रेरित धारा तो हमारी मुख्य धारा के मान में कमी कर रही है, तो जो हमारे लिए एक नुकसान है। तो इस स्वप्रेरण के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? जो प्रतिरोध बॉक्स पढ़ा है आपने पहले, मैंने जब पढ़ाया था, तो प्रतिरोध बॉक्स में जो तार लगाते हैं वो दोहरा करके लपेटते हैं। दोहरा करके मतलब दुब्बर करके लगाते हैं। अब बात आती है दुब्बर करके लगाते क्यों हैं? जैसे मैंने ये तार सपोज करो दोहरा करके लगाई, ये तार है, मैंने इसे दुब्बर कर दिया ऐसे, ये दुब्बर हो गया तार। अब मैं धारा बहाऊंगा तो धारा ऐसे ही तो आएगी, यूँ करके यूँ होती हुई आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मैं इस धारा की बात कर रहा हूँ, इसको गोली मारो, मैं बात कर रहा हूँ इस धारा की। इस धारा के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, पहले ये बताओ। ये जो धारा है इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, यानी इस धारा की वजह से चुंबकीय फ्लक्स अंदर की ओर। और फिर जो धारा जब यूँ लौट के आएगी तो इस धारा के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। तो दोनों चुंबकीय फ्लक्स जो हैं, एक अंदर की ओर है, एक बाहर की ओर है, तो ये दोनों मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। तो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा? यानी चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन, और चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित धाराएं उत्पन्न नहीं होंगी। तो इससे क्या होगा, स्वप्रेरण की घटना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी या शून्य हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? वो पूछता है कि प्रतिरोध बॉक्स के अंदर
जो तार होता है उसे हम दोहरा करके लपेटते हैं। तो दोहरा करके क्यों लपेटते हैं? तो दोहरा करके लपेटने से क्या हुआ, इनके कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स परस्पर बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं, जिसकी वजह से परिणामी चुंबकीय फ्लक्स शून्य हो जाता है और स्वप्रेरण की घटना का प्रभाव नगण्य हो जाता है, यह कम हो जाता है। कहानी समझ में आ रही है? पढ़ लो, आप लोग समझ जाओगे। आपको याद है एक समय था जब हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, उसमें व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा था। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते थे, जिसमें से 3 ज्ञात थे और एक अज्ञात प्रतिरोध था। याद आ रहा है सीन? और उसे चतुर्भुज की 4 भुजाओं में हम लोग लगाते थे। ऐसे नाम दिया था आपने PQRS, सॉरी ABCD। याद आ रहा है? आप ऐसे यहाँ पर बैटरी लगाते थे और कुंजी लगाते थे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर धारामापी लगाते थे, यहाँ भी कुंजी लगाते थे। ये K1 होती थी, ये K2 होती थी। याद आ रहा है सीन? किसी को कोई दिक्कत? सबको बात क्लियर है? यहाँ पर उसका प्रश्न ये है हमारे से कि भैया व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में, क्या व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले हम लोग बैटरी कुंजी को दबाते हैं, बाद में धारामापी कुंजी को दबाते हैं। इनके नाम ही 1 2, पहले जाए 1 का मतलब फर्स्ट, पहले इसे दबाओ बाद में इसे दबाओ। तो कह रहा है ऐसा करते क्यों है? अगर धारामापी की कुंजी को पहले दबा देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? प्रश्न समझ में आ रही है बात आपको? क्लियर? मान के चलिए थोड़ी देर के लिए हमें मालूम है पहले अपन ये वाली दबाते हैं, बाद में ये वाली दबाते हैं। सही बोल रहा हूँ? अगर मान के चलो अपन ने पहले इसे दबा दिया, दबाने का मतलब ये है कि अपन ने इसे बंद परपत कर दिया, मतलब धारा बहने लायक स्थिति में है या नहीं है? है। समझ गए ना? मैंने पहले इसे दबा दिया, समझ में आ रही है बात? क्लियर? मैंने पहले इसे दबा दिया, बाद में इसे दबाऊंगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर पहले इसे दबा दिया तो ये परपत पूर्ण हो जाएगा। परपत पूर्ण हो जाएगा तो इसमें धारा, जब यहाँ से धारा बहेगी तो धारा के मान में परिवर्तन होगा। धारा के मान में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धाराएं पैदा होंगी, तो वो प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित करेंगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मापन आप कर रहे हो, अज्ञात प्रतिरोध की गणना कर रहे हो, उसके मापन में त्रुटि पैदा हो जाएगी। तो वो त्रुटि पैदा ना हो, इस वजह से हम लोग पहले बैटरी कुंजी को दबाते हैं, बाद में धारामापी कुंजी को बताते हैं। समझ में आ रही बात? यानी स्वप्रेरण के कोई पूछे, शुद्ध साग अपने को शॉर्ट में आंसर देना है। कोई पूछे कि भैया व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले हम लोग बैटरी कुंजी को दबाते हैं, बाद में धारामापी कुंजी को दबाते हैं, तो ऐसा क्यों? तो आप साफ बोलना, स्वप्रेरण के प्रभाव को नगण्य करने के लिए, या नष्ट करने के लिए, या कम करने के लिए। कहानी समझ में आ रही है सभी को? क्लियर? पढ़ लो, समझ जाओगे। इसके बाद एक और नोट हमको दिया है, उसमें हमने देखा, ये सूत्र हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, E बराबर -L DI/dt। DI हमें मालूम है धारा में परिवर्तन होता है। अगर प्रारंभिक धारा I1 है, अंतिम धारा I2 है, तो धारा में परिवर्तन क्या लिखोगे? कई बार करा चुका हूँ ये, I2 माइनस I1 अपॉन T। कहानी समझ में आ रही है? यानी इस सूत्र को ऐसे लिखा जा सकता है, वही नोट में लिखा हुआ है, समझ जाओगे, देख लो। मैंने जब आपको स्वप्रेरण पढ़ाया था उस समय पे मैंने आपको अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा भी क्लियर की थी, अगर आपको याद हो तो। एक बार फिर से बता देता हूँ। स्वप्रेरण में मैंने आपको बताया था जैसे ये कोई कुंडली है, ठीक है भैया? इस कुंडली में ये धारा बह रही है, मान के चलो बैटरी की औकात 5 एम्पियर तक धारा देने की, तो 5 इकट्ठी तो गई नहीं, 0 1 2 3 4 5 धीरे धीरे करके बढ़ेगी। धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो मैंने बोला था जैसे धारा पहले 0 है तो कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं है, धारा का मान 0 से बढ़कर 1 हुआ तो थोड़ा बहुत चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो गया। ये मैंने क्या बनाने की कोशिश की है? चुंबकीय बल रेखाएं। धारा 1 एम्पियर से 2 एम्पियर और बढ़ी तो चुंबकीय बल रेखाएं और पैदा हुई, बोलो। धारा 3 एम्पियर हुई, चुंबकीय बल रेखाएं और पैदा हुई, 4 हुई और हुई। याद आ रहा है सीन? तो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रेरित विद्युत भाग और प्रेरित धाराएं पैदा हो रही हैं, है ना? इस घटना को अपन लोगों ने पढ़ा था स्वप्रेरण। सही बोल रहा हूँ ना श्याम सिंह जी? क्या बोल रहे हैं हम इसे? स्वप्रेरण।
लेकिन अगर मान के चलो इसके पास अगर दूसरी कुंडली रख दी, इसमें धारा बह रही है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए हमने धारा मापी लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तब मैंने जब समझाया था तो मैंने बताया था आपके घर में अगर आग लग जाए तो उस आग की लपटें पड़ोसी के घर में भी जाएंगी। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को मैं आग की लपटें मान लूँ थोड़ी बहुत देर के लिए, अपन इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, अपन इसकी बात कर रहे हैं, तो ये आग की लपटें बाहर भी निकल रही हैं। अगर बगलते ही मैं दूसरी कुंडली रख दूंगा तो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा, है ना। और इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इसके अंदर भी प्रेरित धाराएं पैदा हो जाएंगी। क्लियर। इस घटना को मैंने आपको बताया था अन्योन्य प्रेरण। क्या बताया था? अन्योन्य प्रेरण की घटना के लिए कितनी कुंडलियों का होना आवश्यक है? और स्वप्रेरण की घटना के लिए, हाँ, ये प्राथमिक कुंडली हो गई, ये द्वितीय कुंडली हो गई, या प्रथम द्वितीय बोल दो या प्राथमिक द्वितीयक बोल दो, बात एक ही है ना। किसी ने पूछा अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो हम उसे बोलेंगे जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है ना, या जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का उत्पन्न हो जाना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। समझ में आ रही है बात? ये ऐसे बोल दो, प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसकी पास रखी द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न हो जाना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। आप लोगों को भाषा समझ में आ रही है मेरी? क्लियर है? पर हो क्यों रहा है, बात समझ में आ रही है? प्राथमिक कुंडली में आपने धारा के मान में परिवर्तन किया जिसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, और ये चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से भी संबंधित हुआ, इसकी वजह से इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं पैदा हो गई। इस घटना को हम लोग अन्योन्य प्रेरण की घटना कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? मुझे एक बात बताओ, क्या द्वितीय कुंडली में खुद का कोई चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है? क्या नहीं हो रहा ना। प्राथमिक कुंडली से जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वही थोड़ा बहुत दूसरे में जा रहा है, दूसरे में खुद का कोई चुंबकीय फ्लक्स तो उत्पन्न हो नहीं रहा। दूसरा किस पे पल्ला है? पहले वाले पे। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? सबसे पहले आप अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा पढ़ लें, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हम लोगों से बोल रहा है अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व से आप क्या समझते हो? भाई यहाँ पर द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था, है ना, यानी प्राथमिक कुंडली से ही थोड़ा बहुत द्वितीय कुंडली में जा रहा था। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसमें प्रेरित धारा ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो तो द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा द्वितीय कुंडली में धारा उतनी ज़्यादा बहेगी। तो द्वितीय कुंडली में धारा ज़्यादा चाहिए, तो द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। द्वितीय को सेकेंडरी बोलते हैं, तो इसे ऐसे लिखो फाई एस। एस का मतलब सेकेंडरी। द्वितीय कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन होगा तभी तो इसमें धारा ज़्यादा से ज़्यादा बहेगी। बोलो भैया। अब एक बात बताओ, आप अगर द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं तो इसके लिए प्राथमिक कुंडली में धारा कम बहाऊं कि ज़्यादा बहाऊं? ज़्यादा बहाऊं। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है फाई एस समानुपाती आई पी। ये मैंने रामायण लिखी, आपको समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ? बोलो भैया। अगर मैं ये चाहता हूँ कि द्वितीय कुंडली में भैया मैं चाह रहा हूँ पड़ोसी के घर में आग, मेरे घर में तो आग लग ही गई, मैं चाह रहा हूँ पड़ोसी के घर में आग ज़्यादा से ज़्यादा लगे, तो उसके लिए मैं क्या चाहूँगा? मेरे घर में आग और बढ़े। बोलो। अगर मैं चाह रहा हूँ जहाँ इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो जहाँ में चुंबकीय फ्लक्स और ज़्यादा पैदा हो, खूब पैदा हो, तब वही तो बगल वाले में ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और जहाँ में ज़्यादा से ज़्यादा कब पैदा होगा? जब धारा को मान बढ़ेगा। जानते प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा। नहीं, यही बात समझा? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? ये समीकरण मैंने किस आधार पर लिखी? आपको पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है। तो बस खत्म कहानी। अब आप ही बता दो, समानुपाती हटाते हैं तो नियतांक आता है। तो यहाँ m एक समानुपाती, यहाँ m एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम लोग अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। क्लियर? फाई एस बराबर एम आई पी। एम यहाँ समानुपाती नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक
या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। आगे देखिए, IP को नीचे ले आऊंगा तो M बराबर कितना हो जाएगा? φs अपॉन IP। स्टेप क्लियर है भैया सभी को? M बराबर φs अपॉन IP किस आधार पर लिख लिया? क्लियर है? कोई दिक्कत? किसी ने मुझसे पूछा कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा बता दो, तो परिभाषा बनाना ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको। परिभाषा बनाने के लिए बताओ यहाँ क्या करूँ? IP बराबर 1 एम्पियर मान लूँ। IP बराबर 1 एम्पियर मान लूँगा तो M बराबर क्या हो जाएगा? φs। बोलो भैया, IP की जगह 1 रख दिया मैंने। M क्या है? अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। कितनी कुंडलियों के बीच होता है ये? तो 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान द्वितीय कुंडली से संबंधित उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। नहीं है ये बात समझ? पढ़ना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। कहानी समझ में आ रही है? आपके नोट्सों में इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में 2 लाइन की डेफिनेशन लिखी होगी और वही मेन डेफिनेशन है। क्लियर? और सुने, अगर किसी ने बोला फैराडे के द्वितीय नियम के आधार पे बताओ, वो भी पूछिए। तो देखो भैया, फैराडे को द्वितीय नियम क्या कहते हो? E बराबर -d अपॉन, लेकिन जब बात अन्योन्य प्रेरण गुणांक की हो रही है तो कौन सी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स की बात अपन करते हैं? तो ऐसे लिखूँ d φs। φs क्यों लिखी है? समझ में आ रही है बात सभी को? तो E बराबर -d अपॉन dt, φs बराबर MIP। बोलो भैया, E बराबर लड़ी थी, है ना? यहाँ पर भी याद कर लेना अपने हिसाब से। गौर से देखिए, M क्या है? नियतांक है। यहाँ पर M क्या है? यहाँ पर नियतांक है। आपने बोला था ना M एक समानुपाती नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। बताया था अभी। नियतांक को क्या करें? बाहर ले लें। तो E बराबर -m DIP अपॉन dt। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? पहला सूत्र हमने याद किया था, E बराबर लड़ी थी, यहाँ पर E बराबर मड़ी थी। क्लियर है? E बराबर -m DIP अपॉन dt। कहा हुआ को परेशानी? परिभाषा बनानी है यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। तो बताओ DIP अपॉन dt की जगह क्या देता हूँ? DIP अपॉन dt बराबर 1 एम्पियर। DI धारा है इसलिए एम्पियर, dt टाइम है इसलिए सेकंड। क्लियर? ये मान इसमें रख रहा हूँ तो E बराबर का आ जाएगा -m। बोलो, माइनस हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा? संख्यात्मक। समझ में आ रही है बात सभी को? अब परिभाषा क्या बननी चाहिए भैया? इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में परिभाषा लिखिए आपके नोट्सों में। लिसन एवरीवन, ये क्या है इसको बोलो पहले। धारा परिवर्तन की दर कौन सी कुंडली में? प्रथम कुंडली में। प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन हो रही है। प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर, अब आप बताओ, ये यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण की घटना में हम प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा करते हैं। कौन सी कुंडली में? द्वितीय में करते हैं। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल कौन सी कुंडली का हुआ? प्राथमिक का या द्वितीयक का? द्वितीयक का। तो गौर से देखिए, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर द्वितीयक कुंडली में जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह संख्यात्मक रूप से अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। क्लियर? या फिर ऐसे भी बोल सकता हूँ, 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर उत्पन्न होता है। कहानी समझ में आ रही है? चाहे जैसे बोल दो, बात एक ही है। फिर से बोल रहा हूँ, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर
द्वितीयक कुंडली में जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह संख्यात्मक रूप से अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। चाहे जैसे पूछ ले बता सकते हैं। क्लियर है? दोनों परिभाषाएं देख लो। इन्वर्टेड कॉमा में जो दो परिभाषाएं लिखी हैं पूछूंगा आपसे। मुझसे कहा जा रहा है कि मैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक और विमीय सूत्र बताऊं। क्या बताऊं? अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक और विमीय सूत्र बताऊं। तो देखें भैया सभी लोग ध्यान से, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी 2 मिनट पहले सूत्र देखा था, m बराबर φs अपॉन IP। बोलो भैया। और एक सूत्र अपन ने देखा था E बराबर -m DIP अपॉन, है ना। चलो तो देखते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक के मात्रक और विमीय सूत्र क्या क्या आते हैं। गौर से देखिएगा सभी लोग। फाई चुंबकीय फ्लक्स है तो वेबर, आई धारा है तो वेबर प्रति एम्पियर कैसे आया है, समझ में आई बात आपको? तो एक मात्रक तो आ गया हमारा वेबर प्रति एम्पियर। एक मात्रक जो हेनरी है वो आपको याद ही करना पड़ेगा। क्लियर? अब तीसरे मात्रक की तरफ चलते हैं। तीसरा मात्रक हमने लिखा था वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। कैसे आया है बता रहा हूँ। ई विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल काय में नापते हैं? जोर से बोलो। वोल्ट में नापते हैं। काय में नापते हैं? विद्युत वाहक बल वोल्ट में नापते हैं। dt टाइम है, टाइम काय में नापते हैं? कैंची गुणा करता हूँ सेकेंड जाला। चलो सेकेंड बराबर -m DIP धारा में परिवर्तन है या धारा है? धारा काय में नपेगी? नीचे ले आऊँ तरे में, तो ये आ गया वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। समझ में आई बात? तो मात्रक कैसे कैसे आए हैं पल्ले पड़ रही है आपको? बोलो भैया। अब ये तो मात्रक आ गया, मुझसे विमीय सूत्र भी पूछ रहा है। तो विमीय सूत्र निकालते हैं, गौर से देखिएगा सब लोग। m बराबर φs, फाई चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र पढ़ो तो BA cos थीटा। आई धारा है। सीन क्लियर है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बोलो भैया। ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में नापते हैं। cos थीटा का नियतांक है, इसका तो कोई मात्रक विमीय सूत्र होगा नहीं। धारा का एम्पियर, मीटर ते वर्ग कट गई तो m बराबर n क्या है यहाँ पे? बल, न्यूटन। बल का विमीय सूत्र mLT -2। सीन क्लियर है सभी को? mLT -2। मीटर को, मीटर लंबाई होती है l, तो l इंटू एल स्क्वायर कर दूँ लगे हाथ वटे में a इंटू ए, ऊपर ले जाऊँ a -2। सीन क्लियर है? कौन आ गया ये? विमीय सूत्र। देख लो फटाफट अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक और विमीय सूत्र। आगे बढ़े। इसके बाद हमने पढ़ा अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र m बराबर φs अपॉन IP। फाई यहाँ पर क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। और ये बात हम लोग जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है। आई क्या है? धारा भी अदिश राशि है। यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालने के लिए मुझे इन दोनों पे निर्भर रहना पड़ रहा है और ये दोनों ही अदिश राशि हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी अदिश राशि है। स्वप्रेरण गुणांक में भी बताया था ये बात, और अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों ही अदिश राशि हैं। क्लियर? वही नोट में लिखा हुआ है, पढ़ लें समझ जाएंगे। बढ़ूँ आगे। अगला क्या है? सवाल। सवाल 10 करोड़ का। बोले क्या सवाल है? यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3.0 एम्पीयर धारा को 0.1 सेकंड में शून्य कर दिया जाए। एक मिनट। प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3.0 एम्पीयर, 3.0 एम्पीयर को धारा को 0.1 सेकंड में शून्य कर दिया जाए। ठीक है भैया, शून्य कर देंगे धारा। और द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है। अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। चलिए भैया अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करते हैं इनका। सुनिएगा भैया सभी लोग ध्यान से, गौर से ऑन द बोर्ड देखेंगे सभी लोग। ठीक है। वो कह रहा है मुझसे
एक कुंडली है, उसमें प्राथमिक, देखो भैया प्राथमिक कुंडली में उसने बोल रखा है मुझसे, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पियर है। कितनी है? 3 एम्पियर है। और 0.1 सेकेंड बाद उस कुंडली में धारा शून्य रह जाती है। 0.1 सेकेंड में के बाद धारा शून्य रह जाती है। पहली धारा कितनी थी, बाद में कितनी रह गई? 0। तो इसमें अंतिम मान कौन सा हुआ? अंतिम मान। और प्रारंभिक मान? तो प्रारंभिक मान को I1 लिख दूं, अंतिम मान को I2 लिख दूं, है ना? तो वो कह रहा है एक कुंडली है जिसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है, 0.1 सेकेंड बाद धारा 0 रह गई। और कह रहा है ऐसी सिचुएशन में द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल 1.5 वोल्ट है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना करनी है। E है, M है, I है, T है। कौन सा सूत्र लगा दिख रहा हो भैया? तो हम ये जानते हैं E बराबर -m dIP/dt। सीन क्लियर है? तो लाला E कितने गए हो यहाँ में? 1.5। बोलो भैया, समझ में आ रही है बात सभी को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। -m हमें निकालना है, क्लियर? अब DIP क्या है? प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन। धारा पहले I1 है, बाद में I2, तो प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन कितना लिख दूं? I2 - I1। समय को T लिख दूं? बोलो, मान हवाल दल लेंगे। क्लियर? अब दल लो। E कितने गए? 1.5 -m हमें निकालना है। I2 कितना है? I1 कितना है? 3। 0.0 का लिख लो, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। T कितने गए? 0.1। सीन क्लियर है? -3 को गुणा -m से करेंगे, प्लस के 3 में है जाएंगे कि नहीं है जाएंगे? क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो भैया। 1.5 का गुणा 1 से करूँगा, कितना आ जाएगा? 0.15 बराबर 3 है। अब तो सॉल्व कर लोगे कि जब वो मोते ही करवाओगे? कितना आ रहा है? 0.05 हेनरी। उतार लो फटाफट इसे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।